नॉट के लिए, ठीक है। ये डिवाइस आपका ड्रैगर एविटा V600, एविटा V600 इज द मॉडल नेम। इससे पहले आपके पास ऑलरेडी V300 शायद आपने यूज़ किया और V500 यूज़ किया है पल्मोनरी में। मशीन के ऊपर आ जाते हैं। मशीन कम्प्लीटली टच ऑपरेटेड है, 15.6 इंचेस का टच स्क्रीन है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। 270 डिग्री रोटेटेबल है, आपको जहाँ रोटेट करना है आप रोटेट कर सकते हैं। इसका हाइट भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। हाइट एडजस्टमेंट के लिए एक लीवर दिया हुआ है हमने, इस लीवर को आपको प्रेस करना है और अपने हिसाब से आप इसको टिल्ट कर सकते हैं जितना भी आपको करना है, ठीक है। मशीन के पोर्ट्स पे आ जाता हूँ मैं। मशीन में आपके पास मल्टीपल पोर्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको 3 USB पोर्ट्स 2 USB पोर्ट यहाँ पे दिख रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ, ठीक है। तो ये USB पोर्ट्स आपके यूज होंगे अगर आपको डेटा एक्सट्रैक्शन करना है उसके लिए, नेबुलाइजेशन कनेक्ट करना है उसके लिए, या पेन ड्राइव कनेक्ट करनी है उसके लिए, ठीक है। तो आप कहीं पे भी कोई भी पेन ड्राइव लगाएंगे ये डिटेक्ट करेगा। इसके अलावा यहाँ पे HDMI का एक ऑप्शन आ जाता है, अगर आपको स्क्रीन रेप्लिका करना है किसी पे प्रेजेंटेशन में या कुछ, तो यहाँ आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक कम्युनिकेशन के लिए लैन पोर्ट दिया हुआ है। इसके सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स वगैरह के लिए RS-232 पोर्ट्स दिए हुए हैं 3, या अगर आपको इंटरफेसेस इंटीग्रेशंस वगैरह करानी है उसके लिए। मशीन पे आ जाता है यहाँ पे। मशीन में आपके पास ये साइड वॉल है, ठीक है। ये ओपन हो जाएगी आपकी। यहाँ पे आपके पास मास्टर स्विच आ जाता है मशीन का, ठीक है। ये मेक श्योर करना है आपको, अगर आपकी मशीन ऑफ खड़ी हुई है, आपने प्लग नहीं कर रखा है, तो इसको ऑफ कंडीशन में ही रखना है हमेशा। क्योंकि होगा क्या, मशीन में ना एक आगे डिस्प्ले है, ये थ्रू आउट ऑन रहेगी। तो अगर आपने प्लग नहीं कर रखा है, यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसको डिप्लीट करेगा बैटरी को। तो मेक श्योर कीजिएगा जब आप मशीन यूज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ से इसको ऑफ करना है मेनली। इसके अलावा अगर आपको ETC-O2 कनेक्ट करना है तो ETC-O2 के लिए भी यहीं से कनेक्शन होंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ से पोर्ट आपको कनेक्ट करना है, और पोर्ट पे भी आपके पास ना मार्किंग दी हुई है प्रॉपर एच पे, एक यहाँ पे मार्किंग बनी हुई है, इसको आपको अलाइन करना पड़ेगा प्रॉपरली टैप पे। पिन बेस्ड है तो ये मेक श्योर करना है कि प्रॉपरली अटैच करना है। अगर कोई भी पिन टेढ़ी होती है तो ये सीधा खराब हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास सप्लाईज का ऑप्शन आ जाता है, ऑक्सीजन एंड एयर दोनों सप्लाईज कनेक्ट करने का। मशीन पे आ जाते हैं। जैसे ही आप वहां से ऑन कर देते हैं ना मशीन को, तो आपके पास यहाँ पे पावर इंडिकेशंस आने लगेंगे। आपको यहाँ से सिंगल टैप करना है इसे, 12 बजे तो मशीन ऑन हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास ये अलार्म लाइट है, ये एक्नॉलेज लाइट है, और ये आपको कंप्लीट 360 डिग्री व्यू देगी। अगर आप इसको ट्रैवल भी कर रहे हैं कहीं पे, या अगर आप बैक साइड से भी देख रहे हैं, तो आपको ये लाइट सेम देखने में मिलेगी। अगर कोई भी अलार्म टॉगल हो रहा है तो आप पीछे से भी देख सकते हैं कि कौन सी प्रायोरिटी का अलार्म है, मिडिल प्रायोरिटी का, हाई प्रायोरिटी का, या एक्नॉलेज अलार्म है। अब जब ये मशीन ऑन होगी, ये आपको 2 स्टेप्स के लिए रेकमेंड करेगी। पहला आएगा, अगर सपोज आपके पास कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में आया, आपके पास टेस्ट प्रोसेस करने का टाइम नहीं है, तो आपके पास क्विक स्टार्ट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप जैसे ही टैप करेंगे ना, तो ये क्या करेगा, जो भी टेस्ट होने थे उसको बाईपास करके सीधा आपको पेशेंट विंडो पे लेके जाएगा। पेशेंट के लिए आपको थेरेपी चूज करनी है कि आप इन्वेजिव कर रहे हैं, नॉन इन्वेजिव कर रहे हैं, ऑटो थेरेपी कर रहे हैं। उसके बाद मोड सेलेक्ट करके पैरामीटर सेट करने हैं बस, और स्टार्ट कर देना है। जैसे मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे टैप किया तो आपको ये सीधा पेशेंट विंडो पे ले आया। अगर मैंने टैप नहीं किया होता, न्यू पेशेंट, करंट पेशेंट लिया होता, तो आपको ये पहले फर्स्ट स्टेप पे लेके जाता टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको यहाँ से स्टार्ट करना है जस्ट, और यहाँ पे एक विंडो आ रही है, ठीक है। ये विंडो क्या करेगी, आपको स्टेप्स गाइड करेगी कि आपको करना क्या है इन स्टेप्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है। तो मैं एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने स्टार्ट किया, इज द सेकेंडरी अकॉस्टिक अलार्म सिग्नल ऑडिबल, तो एक साउंड आ रहा है, आपको यस करना है।
Is the inspiratory hose connected to the inspiratory port and expiratory hose connected to the expiratory port? तो हमने कनेक्ट कर रखे हैं सर्किट्स अपने completely. Is the humidifier connected correctly or not in use? तो आपने कनेक्ट कर रखा है और यूज भी नहीं हो रहा है, तो यस करना है. अगर आप ह्यूमिडिफायर यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको आपको नेक्स्ट करना है. सपोज आपको कोई भी टेस्ट अगर स्किप करना है तो आपको नो नहीं नेक्स्ट टेस्ट करना है. नेक्स्ट टेस्ट करने से क्या होगा, वो इसको अवॉइड करेगा. नो मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो आपको पार्शियली पास दिखेगा वरना. Prepare calibration with the higher temperature. Observe the safety information in the instruction for use. Is the expiratory flow sensor fitted correctly? तो ये आपका expiratory flow sensor है, ठीक है. ये प्रॉपरली लगा होना चाहिए और इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि ये क्या है, हॉट वायर एनिमोमीटर बेस्ड फ्लो सेंसर है, ठीक है. तो इसका एक ड्रॉबैक है और एक एडवांटेज है. एडवांटेज ये है कि ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रिसाइज मॉनिटरिंग के लिए बना हुआ है, बहुत एक्यूरेट है, बहुत अच्छी वैल्यूज देगा. और ड्रॉबैक क्या है कि इसका लिमिटेशन है मॉइस्चर, कि अगर आपके सर्किट में मॉइस्चर बन रहा है ज़्यादा या आपके सर्किट में मॉइस्चर डेवलप्ड है और यहाँ तक अगर पहुँच रहा है तो आपको मशीन बहुत परेशान करेगी. आपको अलार्म्स देगी, प्रेशर्स हाई का अलार्म भी दे सकती है, आपकी प्रॉपरली फ्लो की मॉनिटरिंग नहीं आएगी. तो ये मेक श्योर कीजिएगा जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तो अगर आपके पास बैक्टीरिया फिल्टर है तो आप एक्सपीरेटरी पोर्ट पे लगा दो एक, ठीक है, बैक्टीरिया फिल्टर. अगर बैक्टीरिया फिल्टर नहीं है तो ये मेक श्योर करना आप कि ये आपका ड्राई रहना चाहिए. अगर आपको फ्लो सेंसर से रिलेटेड कोई भी अलार्म आ रहा है, आप निकालिए, खोलिए, चेक कीजिए. अगर आप चलती मशीन में भी इसको निकालेंगे ना, मशीन बंद नहीं होगी, कंटिन्यूअस प्रेशर्स पे चलती रहेगी, जो प्रेशर्स की मॉनिटरिंग आएगी, क्योंकि प्रेशर्स आपके इंस्पिरेटरी से मॉनिटर हो रहे हैं, ठीक है. तो आपको घबराना नहीं है, जो वेंटिलेशन पहले चल रहा था वो चलता रहेगा. आप खोल के देख सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि इसमें डर्ट इकट्ठा हो गया है, ज़्यादा मॉइस्चर है, तो आप उस टाइम के लिए दूसरा लगा के इसको कंटिन्यू कीजिए और इसको क्लीन करा लीजिए. क्लीनिंग का प्रोसेस मैं आपको शेयर कर दूंगा कंप्लीट, ये कैसे क्लीनिंग करना है. पहले अभी नॉर्मल यूज़ पे आ जाते हैं. लगाने का तरीका सिंपल है, इसको प्रेस करना है आपको और आगे की तरफ स्लाइड कर देना है बस. निकालने के लिए इसको बैकवर्ड स्लाइड करना है और पुल कर लेना है. तो कोई अगर करना चाहता है अभी एक बार ट्राई वॉलंटियर कर सकता है कैसे निकालना है या लगाना है. ठीक है, ये लगा दिया हमने. अब यहाँ पे हमने प्रॉपरली फिटेड है आपका, यस कर दिया. इज द टेस्ट लंग कनेक्टेड टू द ब्रीदिंग सर्किट. तो आपका टेस्ट लंग कनेक्टेड होना चाहिए, तो आपने कनेक्ट कर रखा है, यस कर दिया हमने. तो यू वांट टू कैलिब्रेट द इंटरनल गैस सेंसर्स, ठीक है. तो अगर आप इंटरनल गैस सेंसर्स कैलिब्रेट कर रहे हैं तो करेगा क्या, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, 3 से 4 मिनट लेगा ये. बट ये आपको एवरी टाइम नहीं करना होता है, ठीक है. आपको ये वाला टेस्ट जब करना होता है जब आप बहुत टाइम बाद इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हो, ठीक है. तो आप जब इसको यस करोगे तो ये एवरी परसेंटेज की वैल्यू चेक करेगा, 21 से 100 तक लेके जाएगा अपने आप को 1 बाय 1, और एवरी परसेंटेज पे चेक करेगा कि अगर मैं इतना परसेंटेज रिलीज कर रहा हूँ तो ये इतना मॉनिटरिंग आ रही है या नहीं, ठीक है. तो इसको हम यस कर देते हैं अभी. अब जैसे मैंने इसको यस कर दिया, ये सारे के सारे टेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे अनटिल एंड अनलेस अगर सर्किट में कोई लीक नहीं है. तो अगर कोई लीक होगा तो ये डायग्नोज करके बताएगा. अब आ जाते हैं आपके स्टरलाइजेशन प्रोसेस पे, ठीक है. जब तक ये टेस्ट हो रहा है तो टेस्ट होते होते मैं आपको स्टरलाइजेशन बता देता हूँ. ये बोथ द वॉल्व जो एक्सपिरेटरी है और इंस्पिरेटरी है दोनों ऑटोक्लेवेबल है. आप दोनों को ऑटोक्लेव करा सकते हो, ठीक है. अगर आपके पास ऑटोक्लेव का प्रोसीजर नहीं है वहाँ पे, क्योंकि ऑटोक्लेव में होता क्या है, आपको बाहर भेजना होता है फिर वो आएगा. तो उसके अलावा दूसरा ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन ये होता है, या तो आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लो, ठीक है, उसमें डिप कर दो, या साइडेक्स ले लो, उसमें डिप करके रख दो थोड़ी देर के लिए, तो भी ये आपका स्टरलाइज हो जाएगा. नॉर्मल क्लीनिंग अगर आपको करनी है तो नॉर्मल क्लीनिंग के लिए आपको बॉइलिंग वाटर लेना है, उसमें लिक्विड सोप ऐड करना है, उसके अंदर इसके फ्लो सेंसर्स को, एक्सपिरेटरी वॉल्व को ओपन करके रख देना है बस. 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद उसका नॉर्मल वाटर में रखेंगे, सोप डिजोल्व हो जाएगा और एटमॉस्फेयर पे सूखने के लिए छोड़ देना है. कभी भी कोई भी प्रेशर नहीं मारना है बस. अगर आप प्रेशर मारोगे तो ये फ्लो सेंसर पे जो टंगस्टन की वायर है या जो एक मतलब फिलामेंट होता है इसका, क्या होगा, टूट जाएगा, तो उसकी वजह से खराब हो जाएगा. तो ये मेक श्योर होना कि कोई प्रेशर क्लीनिंग नहीं करनी है आपको. ठीक है, निकाल देंगे बाहर सर.
आपने बोला ना अरे नहीं नहीं अभी वो पास हो टेस्ट पास होते मैं दिखा दूंगा कैसे खोलना कैसे है। उसका नहीं पता इसका क्या है। ये रोटेट होके निकल जाएगा। हाँ, उसका नहीं रोटेट तो वो भी करके निकल जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ है, ये आपका GS500 है, ठीक है। GS500 क्या करता है आपका, सपोज आपके एयर की लाइन में प्रेशर ड्रॉप आ गया सडन, ठीक है, या एयर ही नहीं आ रही, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये आपको एयर जो मेडिकल एयर है वो प्रोवाइड करेगा एम्बियंट से लेके। अब सपोज कीजिए अगर उस टाइम पे बैटरी भी फॉल कर गई, बैटरी नहीं अगर पावर फॉल कर गई, तो ये दोनों मशीन का पावर बैकअप देगा। मतलब अगर आप अदर मशीन्स कंपेयर करेंगे तो उसमें कंप्रेसर का कभी भी पावर नहीं होता है, इसमें रहेगा, इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो इसका दोनों का मिला के समवेयर अराउंड 20 मिनट से लेके 30 मिनट तक का बैकअप है, दोनों का मिला के। हाँ, अगर सिर्फ वेंटिलेटर चल रहा होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो वेंटिलेटर का समवेयर अराउंड आएगा आपका 1 घंटे का समवेयर अराउंड। ऑटो कट करते हैं ऑटो कट, हाँ, जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा, जैसे ही प्रेशर सफिशिएंट होगा, क्योंकि प्रायोरिटी हमेशा सेंट्रल सप्लाई की रहेगी। रबड़ करेगी भाई हाँ ये कब खोला नहीं ना। ठीक है, ये कंप्लीट ट्रिप होगा। कब दे दे भाई? अरे वो तो अपनी खोल के दे। एक्चुअली में इंस्पिरेटरी को इसलिए रिमूवेबल बनाया है हम लोगों ने, तो कई बार क्या होता है सेप्सिस वगैरह और वैप्स वगैरह का सिचुएशन क्रिएट होता है। तो सेप्सिस और वैप्स में आप करते क्या हैं, आप यहाँ तक की चीज़ें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आप सर्किट चेंज कर देंगे, चैम्बर चेंज कर देंगे, HME फिल्टर चेंज कर देंगे, और एक्सपिरेटरी वॉल्व भी ऑटोक्लेव कर देंगे। बट कई बार क्या होता है कि मशीन में ना एक मैकेनिज्म होता है सेफ्टी वॉल्व का। अब सेफ्टी वॉल्व करते क्या है, जब भी पेशेंट के एयरवे में एक्सेस प्रेशर डेवलप हो रहा है, अब वो कोई भी रीजन हो सकता है कि बैक साइड से प्रेशर्स बंद हो गए और न्यूमेटिक वॉल्व्स ओपन ही नहीं हो पा रहे, जिसकी वजह से पेशेंट एक्सहेल कर पाए, तो उसकी पेशेंट की सेफ्टी के लिए जैसे ही मशीन में प्रेशर 80 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से ऊपर जाएगा ना, तो इंस्पिरेटरी पे एक वॉल्व लगी होती है, वो ओपन हो जाती है और पेशेंट क्या करता है, एक्सहेल कर देता है। अब इंस्पिरेटरी पे एक्सहेल करेगा तो अगर पेशेंट पॉजिटिव है तो क्रॉस कंटेमिनेशन का चांसेस होते हैं, तो उस कंडीशन में सिर्फ आपको इसको ऑटोक्लेव कराना होता है। ऑटोक्लेव करा लो या साइडेड करा लो, और उस टाइम पे जब ये चीज़ें होंगी ना, आपके पास सेफ्टी वॉल्व ओपन, एक्सपिरेटरी ऑक्लूडेड की ना कंटिन्यूअस अलार्म आएंगे, कंटिन्यूअस, तब आपको करना होता है, अदरवाइज जरूरत पड़ेगी। बहुत रेयर है कि आपको इसको ऑटोक्लेव करने की जरूरत पड़े। इन्फेक्टेड पेशेंट है तो पॉजिटिव पेशेंट है, तो इसके डिस्पोजेबल भी हुआ है। डिस्पोजेबल भी आए। अब सर एक्चुअली होता क्या है, पॉजिटिव हो तो आपको उस समय आप चेंज कर दोगे, बट अगर आपको पता ही नहीं है वो पॉजिटिव, आपने वेंटिलेशन पे लगा रखा है, ये कंडीशन तब की आती है उस कंडीशन में तो ऑटोक्लेव करा। यदि पहले पता है तो हम डिस्पोजेबल लगा लो आप। दोनों डिस्पोजल आ गए। हाँ, डिस्पोजेबल अवेलेबल। मेरे पास आ गए। इनके साथ आए, मेरे पास नहीं पहुंचा। बता रहा है। ठीक है, पहला टेस्ट आपका हो गया कंप्लीट, तो ये फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप इज मैंडेटरी फॉर एवरी पेशेंट। फर्स्ट स्टेप आपका हर पेशेंट के लिए मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। आपने सपोज आज टेस्ट किया, आप 1 महीने बाद भी करोगे ना तो भी मशीन प्रॉपर चलेगी, बट सेकंड टेस्ट आपको मैंडेटरी है कि आपको एवरी पेशेंट करना है, क्योंकि सेकंड टेस्ट करता क्या है, आपका लीक टेस्ट करता है, ठीक है। तो लीक टेस्ट करेगा कैसे, आप जैसे ही यहाँ पे आओगे ना, सबसे पहले आपको ब्रीदिंग सर्किट सेलेक्ट करना है। अगर आप पर्टिकुलर एक ब्रांड यूज़ करते हो तो आप हमें दोगे ना, तो हम इसमें प्रॉपर वो इंटीग्रेट कर देंगे, उसका कैलिब्रेशन वगैरह कर देंगे। बट अगर आपके पास वेंडर्स चेंज होते रहते हैं तो आप यहाँ पे कस्टमाइज ब्रीदिंग सर्किट यूज़ कर लो, ठीक है। ह्यूमिडिफिकेशन का जो भी आप मेथड यूज़ कर रहे हो, तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं एक्टिव ह्यूमिडिफायर विद अनहीटेड एक्सपिरेटरी, ठीक है, क्योंकि एक्सपिरेटरी पे आपका हीटिंग नहीं है, अगर आपके है हीटेड है, ठीक है, दोनों आपके हीटेड है, तो आप एक्टिव ह्यूमिडिफायर एक्सपिरेटरी हीटेड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। स्टार्ट करते ही आपको नीचे एक कंफर्मेशन पूछेगा, एंश्योर दैट नो पेशेंट इज कनेक्टेड, कंफर्म विद द रोटेटरी नोब, इससे कंफर्म करना है। कंफर्म किया मैंने। अभी आपको एक स्टेप बोलेगा, कनेक्ट द ब्रीदिंग सर्किट, सील द पेशेंट पोर्ट एंड कंफर्म विद ओके। तो आपको पेशेंट पोर्ट को सील करना है,
सील के लिए हमेशा एक ब्लॉकर यूज़ कीजिएगा। अभी मैं हाथ से कर रहा हूँ बट ब्लॉकर बेटर है, ठीक है। यहाँ से सील किया है ना और ओके प्रेस कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, लीक कैलकुलेट करेगा। जो भी लीक सर्किट में आएगा ना, तो जैसे ये कि लीक कैलकुलेट कर लेगा तो आपको सेकंड स्टेप बोलेगा ओपन करने के लिए, जिससे ये रेजिस्टेंस एंड कंप्लायंस कैलकुलेट करके देगा आपको। ओपन द पेशेंट पोर्ट एंड कंफर्म विद ओके। ओपन करना है, कंफर्म। आपका लीक कैलकुलेटेड था, अब आपका कंप्लायंस, इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी रेजिस्टेंस कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अब बाय द चांस करके क्या होगा, आप जब यूज़ कर रहे हो ना इसको, तो आपका कंप्लायंस कैलकुलेट नहीं हो रहा है। टेस्ट पास हो रहा है पार्शियली, बट आपका कंप्लायंस कैलकुलेशन नहीं आ रही है। वो सिचुएशन जब होगी जब आप रीयूजेबल डिस्पोजेबल सर्किट यूज़ करोगे और आपका जो सर्किट है उसका स्टैंडर्डाइजेशन अच्छा नहीं है, जैसे उसे प्रेशर पड़ रहा है ना, वो फूल रहे हैं, तो वो स्टैटिक कंप्लायंस तो रहा ही नहीं उसका। तो उन सर्किट को यूज़ करने से अवॉइड कीजिएगा थोड़ा सा, अगर जहाँ पे आपका कंप्लायंस कैलकुलेशन नहीं होती है। इस मशीन में क्या क्या साइज हो सकता है लीक का? लीकेज के लिए मैम 2 ही 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला आपका, अगर आप ह्यूमिडिफायर के साथ यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो अभी तो क्या है, आप यहाँ पे प्रॉपर्ली क्लोज करके यूज़ कर रहे हो या ये सारा कुछ, कई बार क्या होता है कि ये फिर भी कुछ ना कुछ आपको लीक देगा क्लोज होने के बाद भी है, कुछ 200-300 ml। तो ये मेक श्योर करना कि इसके ऊपर ना आप एक केबल यूज़ कर लो, केबल कह रहा हूँ मैं, NS की बोतल यूज़ कर लो, भले ही 20 ml की लगा दो, ठीक है, बट इसको सील कर दो प्रॉपर्ली, ठीक है। अगर आपके पास वो नहीं हो रहा है तो आप इसमें ना एक आधा नॉट बांध सकते हो। पहला लीक का चांस ये होगा, ठीक है। दूसरा चांस होगा कि मशीन में एक्चुअल लीक नहीं है बट फ्लो सेंसर आपका डर्टी है, तो उस टाइम पे आपको फ्लो सेंसर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। या कई बार क्या होता है, आप एक वाटर ट्रैप वाला सर्किट यूज़ करते हैं, तो वाटर ट्रैप वाले सर्किट में सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक क्या होता है, उसका वाटर ट्रैप क्वालिटी, या कई बार क्या होता है वो वाटर ट्रैप प्रॉपर्ली टाइट ही नहीं रहता है, तो वहाँ से आपको लीक टारगेट करना है। ये कई बार क्या होता है कि गलती से हमसे ये वाला पोर्ट और ये वाला पोर्ट ओपन छूट गया, अगर आप ह्यूमिडिफायर यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो जब ये चीज़ें होगी ना, तो मैं बता भी देता हूँ आपको, आपका प्रेशर, एक्सपिरेटरी वॉल्व एंड इंस्पिरेटरी वॉल्व फेल होगा, ये तीनों चीज़ें फेल होंगी बस, तो आपको पता चल जाएगा लीक है कहीं पे बस, अदरवाइज बाकी चीज़ें पास हो जाएंगी। न्यू सर्किट में भी लीक होता है, नए में भी आ जाता है लीक, आता है। चेंज करना पड़ता है। ठीक। अब हम लास्ट स्टेप पे आते हैं, थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे आपका पेशेंट के लिए आ जाएगा। पेशेंट आपको चूज करना है, अडल्ट के साथ कंटिन्यू करना है या न्यू जाके पीडियाट्रिक भी चूज कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से थेरेपी टाइप, ट्यूब, NIV, O2 थेरेपी। अगर पेशेंट का डाटा आपको फीड करना है, यहाँ पे आप टैप करेंगे, यहाँ से आप पेशेंट का आइडल बॉडी वेट सेट कर सकते हैं। आइडल बॉडी वेट जैसे ही सेट करेंगे तो मशीन में हमने ऑलरेडी एल्गोरिथम डिजाइन किया हुआ है, उसके आइडल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग टाइटल वॉल्यूम सेट कर देगा। खुद भी कैलकुलेट करेगा अगर हम वेट और हाइट डाल दें। आइडल बॉडी नहीं, आइडल बॉडी वेट आपको डालना पड़ेगा, टाइटल वॉल्यूम कैलकुलेट करके सेट कर देगा, उसको आप ओवरराइड कर सकते हैं। अब ये सारा कुछ करने के बाद आपको मोड चूज करने हैं। बेसिक मोड सारे हैं इसमें, ठीक है। बेसिक मोड को मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, बस बता देता हूँ कौन कौन से। वॉल्यूम कंट्रोल विद असिस्ट कंट्रोल है, ठीक है। वॉल्यूम SIMV है, स्पॉन्टेनियस CPAP प्रेशर सपोर्ट है, PSV प्रेशर कंट्रोल SIMV है। इसके अलावा प्रेशर कंट्रोल, कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन आ गया, प्रेशर कंट्रोल विद असिस्ट कंट्रोल आ जाएगा, वॉल्यूम कंट्रोल विद कंट्रोल मैंडेटरी वेंटिलेशन, PC बाईपैप। अब PC बाईपैप क्या है, ये नॉर्मल ऑर्डिनरी बाईपैप नहीं है, ये थोड़ा सा एडवांस है। जब आप नॉर्मल बाईपैप यूज़ करते हैं, कोई भी अगर आप ऑर्डिनरी मोड यूज़ करते हैं, तो पेशेंट के पास इंडिपेंडेंस होती है कि वो सिर्फ एक्सपिरेटरी साइकिल में ही एफर्ट मेक कर सकता है और उसी टाइम पे सपोर्ट मिलेगा। बट इस मोड में क्या होता है, सपोज कभी पेशेंट को फ्लो हंगर है, जब पेशेंट होश में आने लगता है तो उसको फ्लो हंगर कई बार होने लगता है, या एसिंक्रोनी हो गई कि मशीन ही प्रॉपर्ली फ्लो नहीं डिलीवर कर पा रहा उसको। तो जैसे ही पेशेंट हायर फ्लो पे चल रहा है ना, अगर पेशेंट चाहे तो वो उसके ऊपर भी ले सकता है फ्लो, मशीन सपोर्ट करेगी। जनरल वेंटिलेशन में अगर पेशेंट ने एक्सेल किया एक्सपिरेटरी टाइम पे, तो मशीन सेंस करती है प्रेशर्स हाई हो रहे हैं और इमीडिएटली वो कट ऑफ कर देती है, तो पेशेंट क्या हो जाता है, वेंटिलेट ही नहीं कर पाया उस पर्टिकुलर पेशेंट। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा इस मोड में, इसमें वो वेंटिलेट भी करेगा, अगर उसको एक्सेस चाहिए तो एक्सेस भी ले सकता है। इसके अलावा सपोज कई बार क्या होता है कि पेशेंट वेंटिलेटर पे है, मशीन की मैंडेटरी साइकिल स्टार्ट होने वाली है, बट पेशेंट ने ऑलरेडी एक स्पॉन्टेनियस ब्रेथ लिया था जिसको वो छोड़ना चाहता है,
तो वो टाइम क्लैश हो रहा है, एक तरीके से फाइटिंग हो रही है। तो मशीन क्या करेगी, पहले पेशेंट को एक्सेल करने देगी, अगर पेशेंट एक्सेल करना चाहता है एक्सेल होते ही दोबारा से दूसरा ब्रेथ दे देगी। तो ये एक सेफ्टी हो जाती है इस मोड में, अगर आप ये मोड यूज करते हैं। तो ये होगा आपका पीसी बाईपैप में। अगर आप इसकी सेटिंग देखोगे तो सेटिंग इसकी नॉर्मल आपको प्रेशर कंट्रोल वाली देखने को मिलेगी एक तरीके से। एक इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर सपोर्ट एडेड दिखेगा, ठीक है। तो मशीन एक तरीके से क्या करेगी, आपका प्रेशर कंट्रोल मेंटेन करती रहेगी। पेशेंट कभी भी स्पॉन्टेनियस पे जाएगा तो सपोर्ट करेगी। अगर पेशेंट एक्सेलेशन फेज में है और एक्सेल करना चाहता है, मतलब इनहेल करना चाहता है, तो एक्स्ट्रा फ्लो भी देगी उसे। और अगर वो एक्सेलेशन पे इस पे इंस्पायर्ड कर चुका है, मशीन की मैंडेटरी ब्रेथ आने वाली है, तो उस टाइम पे एक्सेल करने देगी पहले। तो ये जो एसिंक्रोनियस होती है बहुत सारी, उनको रिड्यूस करेगी। ऑटो फ्लो मैम होता क्या है, आपने ना डुअल कंट्रोल या ऑटो मोड सुने होंगे कुछ। होता क्या है, पीआरवीसी मोड जब आप यूज़ करते हैं तो आप एक टाइटल वॉल्यूम इंश्योर करते हैं कि आपको 450 देना है, ठीक है। और पेशेंट का कंप्लायंस और रेजिस्टेंस तो डायनेमिक होता है, वो चेंज होता रहता है। और अगर आप प्रेशर मोड यूज़ करते हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आते हैं वॉल्यूम में। तो यहाँ पे होगा कि जैसे आपने ऑटो फ्लो, अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। जब आप इसको विदाउट ऑटो फ्लो यूज़ करेंगे ना, तो अभी आइडियली वॉल्यूम कंट्रोल चल रहा है। अगर आप देखोगे वेवफॉर्म से, ठीक है, टाइटल वॉल्यूम डिलीवरी सारा कुछ आपका अभी वॉल्यूम कंट्रोल का चल रहा है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपका पेशेंट है, उसका कंप्लायंस कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। आप प्रेशर मोड पे नहीं रख सकते उसको, क्योंकि आप चाहते हो कि उसको एक एंश्योर टाइटल वॉल्यूम जाए। बट आप चाहते हो कि अगर पेशेंट का कंप्लायंस वर्स्ट हो रहा है तो उसको चेस्ट पे कोई इंजरी भी ना हो, क्योंकि वॉल्यूम कंट्रोल में क्या होगा, जैसे उसकी कंप्लायंस चेंज होंगे प्रेशर इमीडिएटली राइज करेगा, या अगर कई बार ट्यूब किंग हो गई तो एक्सट्रीमली हाई जाएगा, उससे इंजरी के चांसेस होंगे। तो इस कंडीशन में आप क्या करते हो, पीआरवीसी मोड पे स्विच करते हो, ठीक है। तो पीआरवीसी की जगह हम ऑटो फ्लो कहते हैं उसको। जैसे आपने ऑटो फ्लो किया, मशीन क्या करेगी, फर्स्ट फ्यू ब्रेथ में पेशेंट का पहले टाइटल वॉल्यूम इंश्योर करेगी कि हाँ कितना टाइटल वॉल्यूम जा रहा है। उसके बाद वो वॉल्यूम से प्रेशर कंट्रोल में शिफ्ट होगी। अब आप देखोगे पहले वॉल्यूम की ब्रेथ जा रही थी, अब प्रेशर्स की ब्रेथ जा रही है। बट मशीन कंटिन्यूअस आपका जो टाइटल वॉल्यूम है उसको कंपेयर करती रहेगी कि इतना डिलीवर्ड हो रहा है या नहीं। सपोज पेशेंट का कंप्लायंस चेंज हुआ, ठीक है, आपके प्रेशर्स बढ़ेंगे, देख रहे हैं, बट एक मैनर में बढ़ेंगे, इमीडिएट ना जाके वो 2 या 3 सेंटीमीटर का राइज लेंगे प्रेशर में। पीआईपी तो आप मैक्सिमम प्रेशर तो कुछ सेट करोगे ना, एक लेवल पे सेट करोगे एक लेवल सेट होगा मैम, वो यहाँ is से here. आपको करना इज पड़ेगा ना। हियर। अब अगर मैं एक टिपिकल वॉल्यूम मोड यूज कर रहा होता तो आपका लिमिट जो है वो 34 है, वो इमीडिएटली 34 पे जाता और कट ऑफ कर देता। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इमीडिएटली 34 पे ना जाके वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और आपका ब्रेथ साइकिल टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जो उस कंडीशन में टर्मिनेट होता तो पेशेंट को अलार्म वाला, ये अलार्म है ना, एक प्रेशर का एक लिमिट तो होता है ना। यस मैम, वही तो मैं कह रहा हूँ, यही सेम जो आपका अलार्म लिमिट है ना प्रेशर की, यही वेंटिलेशन की लिमिट है कि इसके बियॉन्ड वो जाने नहीं देगा। दिस इज सेफ्टी लिमिट, ठीक है। तो अगर मैं इसको वॉल्यूम कंट्रोल में आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। देख रहे हैं, जैसे आपका प्रेशर पे रीच किया इसने कट ऑफ कर दिया सीधा, आपका इंस्पिरेटरी कंटिन्यू नहीं हुआ। वहाँ पे क्या था, आपका इंस्पिरेटरी कंटिन्यू हो रहा था, टाइटल वॉल्यूम कॉम्प्रोमाइज था, बट पेशेंट वेंटिलेट हो रहा था और आपका जो प्रेशर था ना वो एकदम से राइज नहीं हो रहा, वो स्टेप वाइज राइज हो रहा था। तो आपके बंद करो, इस पे वेंटिलेट नहीं होगा ना तो ये तो गलत बात है ना। मैम, दिस इज सेफ्टी पैरामीटर। अगर आप नॉर्मल वॉल्यूम कंट्रोल यूज करोगे, इसके बियॉन्ड नहीं वेंटिलेट होना चाहिए, बट वेंटिलेट तो होना नहीं चाहिए नहीं मैम, ना। जैसे ही थ्रेशोल्ड पे क्रॉस करेगा ना मैम,
ये सेफ्टी लिमिट तो है। पूरा वेंटिलेशन बंद हो जाएगा। यस मैम, होता है वॉल्यूम कंट्रोल में यही इसको होता है। हमेशा ही ऑन रखना पड़ेगा, फिर तो कोई पॉइंट ही Yes, खत्म हो गया। मैम इसीलिए आप लोग PRVC के यूज़ करते हैं ज़्यादातर। नहीं, हम तो ठीक है, बट ऑटो फ्लो श्योर ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है कि नहीं, बट फिर नहीं on मैम, करके आप रखना किसी और पड़ेगा। वेंटिलेटर में वॉल्यूम कंट्रोल यूज़ करेंगे वो भी सेम बिहेव करेगा। इट्स नॉट कि मेरी मशीन कर रही है नहीं, ऐसा। आपका मशीन नहीं कहता, बट एटलीस्ट 35 तक का तो वॉल्यूम जाना चाहिए था ना। मैम मैं वही कह रहा हूँ, 35 तक में जितना वॉल्यूम जा सकता था वो आपको दिखेगा यहाँ पे। अब देखिए बट आपने कह रहा अच्छा उसके बियॉन्ड नहीं जा उसके रहा है। बियॉन्ड नहीं जाएगा, तब बट तक जैसे ही तो जाएगा प्रेशर, ना। हाँ तब तक जाएगा, बट जैसे ही प्रेशर लिमिट होगा ना आपका, हाँ। वैसे ही ये टर्मिनेट कर देगा ब्रेथ को। हाँ, टर्मिनेट ठीक है, करने तब से तक तो वॉल्यूम जा तब तक वॉल्यूम गया है। बट जब आप ऑटो फ्लो को इनेबल कर रहे हो ना, लेट्स से मैंने ऑटो फ्लो इनेबल किया, ये स्टेप वाइज इंक्रीज करेगा। बट एक और चीज़ ये होगी कि वहाँ पे जब ये टर्मिनेट कर रहा था, यहाँ टर्मिनेशन नहीं होगा आपका कभी भी। इफ यू कैन सी ब्रेथ आपका कंटिन्यू है, टर्मिनेट नहीं हुआ है। तो ये बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर विद टिपिकल वॉल्यूम कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे आपके पास श्योरिटी है कि पेशेंट को कुछ तो जा रहा है, कट ऑफ नहीं हो रहा है। वहाँ पे क्या है, जैसे ही कट ऑफ हुआ पेशेंट तो एक्सेलेरेशन फेज में चला गया। एक्सेलेरेशन में तो वेंटिलेशन हो रहा है। और जब आप प्रेशर का ब्रेथ दे रहे हो तो इसका एक एडवांटेज भी आता है कि आपका मीन एयरवे प्रेशर हाई है, तो जो आपका वॉशिंग है वो इम्प्रूव्ड रहेगा। इसके अलावा एक स्पॉन्टेनियस प्रोपोर्शनल प्रेशर सपोर्ट आता है, ठीक है। दिस इज स्पेशली जब आप टारगेट कर रहे हो रेजिस्टेंस एंड कंप्लायंस, ठीक है। सपोज आप पेशेंट को वेंटिलेट कर रहे हो, पेशेंट का कंप्लायंस इंक्रीज हो रहा है, रेजिस्टेंस, तो अगर सपोज आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है तो आप फ्लो असिस्ट बढ़ा देते हो, ठीक है। तो जो पेशेंट को प्रीवियस फ्लो जाता है उससे आप राइज कर रहे हो, ठीक है। सेम ऐसा अगर आपका कंप्लायंस चेंज हो रहा है तो आप वॉल्यूम असिस्ट बढ़ा देते हो, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ जाए, ठीक। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली टारगेट कर रहे हो रेजिस्टेंस को और कंप्लायंस, जो कि आपको वॉल्यूम या टाइम के फॉर्म 1 में तारीख की तैयारी कर ट्रिगर होगा ना, ये तो स्पॉन्टेनियस है ना, यस। तो इसका ट्रिगर होगा। नहीं मैम, इसमें ट्रिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वैसे होगा इसमें ट्रिगर की सजेस्ट, बट बट वो स्पॉन्टेनियस है ना, तो ट्रिगर तो कुछ करोगे उसके बाद भी स्टार्ट होगा। इसके अलावा एक और मोड आ जाता है आपका स्पॉन्टेनियस सीपैप वॉल्यूम सपोर्ट, ठीक है। स्पॉन्टेनियस सीपैप वॉल्यूम सपोर्ट में होगा क्या, जो आप प्रेशर सपोर्ट कर रहे थे ना, अब वही वॉल्यूम सपोर्ट होगा। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो फिक्स हो जाएगा आपका। जनरली प्रेशर सपोर्ट में प्रेशर आप कांस्टेंट रखते हो, वॉल्यूम आपका डायनेमिक रहता है, वो वैरी करता है रेजिस्टेंस एंड कंप्लायंस, बट यहाँ पे वॉल्यूम स्टैटिक रहेगा। वर्क सेम करेगा जैसा प्रेशर सपोर्ट करता है, बट ये वॉल्यूम ऐसा होता है। इसके अलावा इसमें एक और मोड है एडवांस, ठीक है। एक हमारा पेटेंटेड मोड आता है स्मार्ट केयर, ठीक है। स्मार्ट केयर क्या काम करता है, विनिंग मोड है एक तरीके से, विनिंग प्रोटोकॉल्स के साथ आता है, ठीक है। अब इसमें करते हैं क्या है, हम लोग पेशेंट को ETCO2 प्लेस करेंगे आप, ठीक है। ETCO2 प्लेस करने के बाद स्मार्ट केयर पे जैसे ही आप जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग्स रखनी होंगी, जैसे पेशेंट का हाइट, ठीक है, मैक्सिमम पीक FiO2, अगर पेशेंट से रिलेटेड कोई हिस्ट्री है। नेक्स्ट ये आपका ऐसे हो गया एक गाइडलाइन। अब यहाँ पे आपको गाइडलाइन सेट करनी होगी पेशेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे आप ये गाइडलाइन सेट कर दे रहे हो पेशेंट के लिए, तो यहाँ पे आप SBT को स्टार्ट करोगे यहाँ से। जैसे आप ऑन करोगे तो जो आपने गाइडलाइन इंश्योर किया, मशीन क्या करेगी, पेशेंट को उस गाइडलाइन के तक लेके जाएगी, जो भी अपने प्रेशर सपोर्ट पीक वगैरह रखा है। अगर पेशेंट वो गाइडलाइंस को अचीव करता है तो मशीन सेल्फ अपने आप ही प्रेशर सपोर्ट को ड्रॉप करेगी 2 सेंटीमीटर ऑफ या 3 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से, ठीक है। और वो ग्रेजुअली करती जाएगी और साइड बाय साइड वो चेक करती रहेगी पेशेंट को कि पेशेंट हाइपर वेंटिलेट तो नहीं हो रहा, ट्रैक